नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में जानेंगे एसआईआर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, नीतीश सरकार को लेकर क्या बोले तेजस्वी, क्या चिराग पासवान के तेवर से टेंशन में आया एनडीए, बीजेपी को लेकर क्या बोली मायावती, कप सिरप पर डब्ल्यूएचओ ने भारत से क्यों मांगी सफाई। मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। चिदंबरम बोले 2008 आतंकी हमलों पर पीएम का बयान गलत, काल्पनिक बातों को मेरे नाम से ना जोड़ें। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, भारतीय वायुसेना के ट्रेनर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को ट्रेनिंग देंगे। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत पहुंचे, 7 दिन यहीं रहेंगे। सीजीआई अटैक मामले में आरोपी वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप हुई खत्म, बेंगलुरु में हुई एफआईआर। जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा, मैं अपराधी हूं, कब तक जिंदा हूं मैं भी नहीं जानता। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का मुख्य मुद्दा ये सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 3,67,000 लोगों को अपील करने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को देखते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण BSLSA को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। BSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष से कहा गया कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA के सचिवों को पत्र भेजकर बाहर किए गए लोगों की कानूनी मदद के लिए पैरालीगल, स्वयं सेवक और मुफ्त कानूनी सहायता सलाहकार उपलब्ध कराए। इन PLV को गांव-गांव में जानकारी देनी होगी। बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके व्यक्तियों का विवरण जुटाना होगा और उन्हें अपील दाखिल करने में सहायता करनी होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट में इस बारे में एक रिपोर्ट भी जमा करानी होगी। इस बीच आज चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं के वोट काटने के आरोप को पूरी तरह गलत बताया और उन पर झूठी कहानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए हलफनामे झूठे निकले, जैसे कि एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसका नाम ड्राफ्ट सूची में था जबकि वो नहीं था और उसने फॉर्म भी नहीं भरा था। साथ ही कुछ हलफनामों में दिए गए बूथ नंबर और नाम गलत थे। ECI ने यह भी कहा कि उसने बाहर किए गए नामों की जानकारी बूथवार प्रकाशित भी की थी और ECI ने कोर्ट से ये गुजारिश भी की कि जिन लोगों को नाम जुड़वाना है उन्हें अगले 5 दिनों के अंदर आवेदन करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि अपील की समय सीमा जल्द ही खत्म हो जाएगी। वहीं याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने जवाब में कहा कि ECI के दावों की सच्चाई की जांच लीगल सर्विस अथॉरिटी से करवाई जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि पेश किए गए तथ्यों में गलती दिख रही है और उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। भूषण ने ECI पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि 3,67,000 लोगों को बाहर करने के बावजूद बाहर किए गए लोगों की सूची मशीन पठनीय प्रारूप में नहीं दी जा रही है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि वो केवल उन लोगों की मदद करना चाहता है जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया और याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत को गलत जानकारी देना स्वीकार्य नहीं होगा। ये तमाम कार्रवाई आज कोर्ट के अंदर हुई। नीतीश सरकार को लेकर क्या बोले तेजस्वी। बिहार में इस वक्त सियासी पारा हाई हो चुका है, जहां दोनों गठबंधन के बीच इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर टाइट फाइट चल रही है। वहीं दोनों बड़े दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे में हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में
कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दें। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। सीट शेयरिंग पर क्यों नाराज हुए चिराग पासवान? बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में अभी तक सीटों का अंतिम तालमेल नहीं हो पाया है। सभी सहयोगी दल एक दूसरे पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसके कारण टिकट बंटवारे से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने 2 प्रमुख सहयोगियों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को साधना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चिराग पासवान बीजेपी से 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है। इसी क्रम में बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे दिल्ली में चिराग पासवान के साथ दूसरे दौर की बातचीत करने पहुंचे थे। वहीं सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत का दौर जारी है। चिराग पासवान ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सारी ब्याह है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। अब इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। नाराजगी नहीं है कोई? क्या नाराज चल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों टिप्पणी करूं? नाराज हैं क्योंकि मैं उनका राजदार हूं नहीं, हमराज हूं नहीं। लेकिन जब कोई महाभारत का संदर्भ देके कविता सुनाने लगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, तो ये जरूर लगता है कि चीजें और उनकी अवस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। चिराग पासवान भी अभी तक कुछ चीजों को लेकर नाराज चल रहे हैं। एनडीए में सब कुछ सही नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं एनडीए का स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, वो जाने। विरुद्धों का सामंजस्य आज मतलब बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस को एक साथ लाना। आज स्वर्गीय रामविलास जी की पुण्यतिथि भी है। रामविलास जी कभी हमारे साथ थे, अलग भी थे, लेकिन उनकी धारा आज कितनी बेचैन है, शायद इसका अंदाजा चिराग जी को नहीं है। सर एक और सवाल है कि यूपी के सांसद ने कहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो कहेंगे राहुल गांधी को वही करना पड़ेगा, सीट को लेकर भी। और साथ साथ ये भी कहा है कि राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है, उनको बात तेजस्वी। एक बात बता दूं, इस तरह के किसी सांसद की टिप्पणी पर आप मेरी प्रतिक्रिया लेकर के उस सांसद को मनचाहा पुरस्कार दे रहे हैं। क्या रिश्ते हैं तेजस्वी जी के, राहुल जी की? ये इन रिश्तों को कोई बाहर का व्यक्ति दूर बैठ के नहीं समझ सकता, ना उसकी गहराई को, ना उसकी गर्माहट को। सर आरजेडी में सीट शेयरिंग की बात कब तक सामने आ जाएगी? बिल्कुल, अगली बार ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ पाएंगे, इतनी जल्दी हो जाएगा। वहीं कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 2020 चुनाव के उलट इस बार जीतने वाली सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं कांग्रेस पार्टी आरजेडी से इस पर तगड़ा मोलभाव करती हुई भी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कांग्रेस को इस बार 55 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी ने 25 कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। जैसे ही सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा, वैसे ही सारे नामों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि 1-2 दिन में नाम फाइनल होने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू लगातार आरजेडी से संपर्क में है। वहीं अब देखना होगा कि सीट बंटवारे पर महागठबंधन में क्या कुछ राय बनती है। बीजेपी को लेकर क्या बोली मायावती? बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में एक बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान वो अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर नजर आई और अपने पुराने कड़े तेवर में भी वो नजर आई। उन्होंने मंच से कई अहम सियासी बयान दिए, जिस पर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है।
मायावती द्वारा सीएम योगी की तारीफ और सपा को दोगला बताने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर मायावती ने पहली बार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो छिपकर किसी से नहीं मिलती हैं, जब भी मिलती हैं खुले में मिलती हैं। वहीं इस दौरान मायावती ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांचीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। वहीं मायावती के बयान पर अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को भी हर तरफ देखा जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर WHO ने भारत से क्या सफाई मांगी। बच्चों को दिए जाने वाले कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 21 से ज्यादा बच्चों की मौत होने के बाद देश का फार्मा उद्योग बड़े संकट से घिर गया है। ये त्रासदी किडनी फेलियर के कारण हुई और जांच में पता चला है कि सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन खतरनाक स्तर तक मौजूद था, जबकि उसकी अनुमति केवल 0.1% की थी और उसका कफ सिरप के अंदर खतरनाक स्तर 48.6% तक मौजूद था। इस गंभीर मामले के बाद सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया और कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने भारत के ड्रग रेगुलेटर सिस्टम की नाकामी को उजागर कर दिया है और बच्चों की दवाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब डॉक्टर भी बिना पर्याप्त जांच के ये सिरप लिख रहे हैं। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार से पूछा है कि क्या ये जहरीला सिरप किसी अन्य देश में निर्यात किया गया था, क्योंकि ये घटना 2022 और 23 में हुए विदेशी कफ सिरप मौतों की याद दिलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है, जिसमें न्यायिक जांच और दवा सुरक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग की गई है, ताकि लापरवाही की ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। डॉक्टर कफील खान जैसे विशेषज्ञों ने भी डॉक्टर फार्मा गठजोड़ और अभिभावकों द्वारा बिना सलाह के दवाइयां खरीदने की आदत पर चिंता जताई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी घरेलू बाजार में दवा सुरक्षा मानकों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।